आज का चैप्टर हमारे पास है वो है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिएगा, फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने की जरूरत क्यों पड़ गई है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है तो उसी हिसाब से आपके पास में फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम उनके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड रहे एज सच में कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की एवरी डिमांड जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्वांटिटी जो है एग्जैक्टली में जितनी एक पर्टिकुलर पर कैपिटा में आपके पास में चाहिए होती है या पर पर्सन के अकॉर्डिंगली चाहिए होती है, वो कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उस इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन स्ट्रेटेजीज व्हिच आर बीइंग अप्लाइड बाय पर्टिकुलर यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी मदद लेने वाले हैं। ट्रेडिशनल के साथ में हम पर्टिकुलरली कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का हम यूज करने वाले हैं ताकि आपके पास फूड प्रोडक्शन को एनहांस कराया जा सके। अब देखो, यहां पर हम जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को हम अप्लाई करने वाले हैं वो है आपके पास चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग हो, और आज की डेट में सर्टेन न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे आपके पास टिश्यू कल्चर होती है, एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर होती है, जिससे हम कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद करनी है, और इन सभी पर्टिकुलर फूड एनहांसमेंट के दौरान में जितनी भी स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि एग्जैक्टली में कभी भी किसी पर्टिकुलर एनिमल को या प्लांट को कोई एज सच में हार्म ना हो पाए। और इस पर्टिकुलर एनहांसमेंट में हम इंपॉर्टेंटली क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर फूड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड आल्सो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम इन सभी स्ट्रेटेजीज का यूज कर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, पहले है कि क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस पॉपुलेशन को हमें फीड करना है। तो देखिएगा, पहली चीज आती है आपके पास जो इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज के अंदर, वो है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री आपके पास एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जो आपके पास डील करती है विद द रियरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ लाइव स्टॉक्स फॉर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर आ गए हैं। तो देखिएगा, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक पर्टिकुलरली ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो आपके पास डील करने वाले हैं, जिसके थ्रू आपके पास रियरिंग, पालन पोषण करना, फीडिंग, उनको खाना खिलाना, उनकी ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देना, हाउस कीपिंग एंड देयर हेल्थ, उसके ऊपर भी ध्यान देना कि उनका रखरखाव किस तरह से किया जाना चाहिए। और हमने स्पेसिफिकली यहां पर वर्ड एक यूज किया है, दैट इज लाइव स्टॉक्स। तो लाइव स्टॉक होते हैं जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, उनकी आपके पास में रियरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउस कीपिंग एंड हेल्थ केयर आपको करने की कोशिश करनी है ताकि उनसे आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप उठा सकें। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। अब लाइव स्टॉक कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत कॉमनली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, जैसे बफेलोज हो गई, काउस हो गए, पिग्स हो गई, हॉर्सेस हो गई, कैटल, शीप, कैमल, गोट एटसेट्रा, ये सभी के सभी आपके पास एग्जैक्टली में लाइव स्टॉक आपके पास में एनिमल्स आते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास में एज सच में इनकी यूटिलाइजेशन करने की कोशिश हम करते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास में डेयरी फार्मिंग के बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, फिशरीज के बारे में, सेरिकल्चर, एपीकल्चर के बारे में भी डील किया जाता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखते हुए चलना है, 70% से ज्यादा जो आपके पास लाइव स्टॉक्स की पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में ही है। मीन बाय ऑल ओवर दी वर्ल्ड सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के जो आपके पास प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपके पास कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी। लेकिन चाइना और इंडिया जो है वो आपके पास में लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है वहां पर सबसे ज्यादा मिलती हुई आपको दिखेगी। इसीलिए मैक्सिमम जो बेनिफिट जो है आपके पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का वो इंडिया और चाइना को मिलता है। और में तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनको हमने रेज किया है फूड के लिए, वर्क के लिए या सर्टेन प्रॉफिट के लिए, उनको हम एग्जैक्टली में लाइव स्टॉक कह रहे थे। तो उन लाइव स्टॉक्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए।
तो आपके पास हम सबसे पहले डील करेंगे कैटल के बारे में। तो कैटल, जिसको जूलॉजिकली हम कहते हैं बॉस इंडिकस, नाम क्या लिखा जी, बॉस इंडिकस, कैटल के बारे में हम बात करने वाले। तो इंपॉर्टेंट कैटल जो आपके पास इंडिया में एज सच में अवेलेबल है, जो हमारे पास सर्टेन बेनिफिशियल है हमारे लिए, या जिससे हम पर्टिकुलर कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन सी ब्रीड्स एज सच में हमारे पास में अवेलेबल है। तो देखिएगा, पहले आपके पास आती है दैट इज मिल्च ब्रीड्स, MILCH, मिल्च ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड का मतलब हुआ ये पर्टिकुलर आपके पास कैटल जिससे हम मिल्क को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो आपके पास बहुत कॉमन जो यहां पर ब्रीड्स आती है वो है आपके पास साहिवाल, सेकंड आती है गिर, थर्ड आती है डियोनी, और फोर्थ आती है आपके पास रेड सिंधी। मैं सारे के सारे नहीं आपको नाम बता रहा हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे को पता होना चाहिए। तो मिल्च ब्रीड में आते हैं साहिवाल, गिर, डियोनी एंड रेड सिंधी, तो आपको ये याद होनी चाहिए। दूसरी आपके पास ड्रॉट ब्रीड्स आती है। ड्रॉट का मतलब होता है आपके पास ऐसे पर्टिकुलर ब्रीड्स कैटल की जिनको हम लेबर के लिए यूज करते हैं। तो उसमें आती है मालवी, हलिकर, नगोरी, बचौर, खिलरी एंड सिरी। तो ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, फिर से एक बार बता देता हूं, मालवी, हलिकर, नगोरी, बचौर, खिलरी एंड सिरी। तो ये आपके पास में ड्रॉट ब्रीड्स है। इसके अलावा थर्ड आती है आपके पास जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। जनरल यूटिलिटी का मतलब है आप उनसे कहीं ना कहीं मिल्क को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको पर्टिकुलर लेबर के काम में भी लेकर आया जा सकता है। तो इनको आपके पास में जनरल यूटिलिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है कैटल्स की। तो इनमें आती है आपके पास ओंगोल, उसके बाद आती है कनकरेज, उसके बाद मेवती जिसको कोसी भी कहा जाता है, और फोर्थ आती है आपके पास हरियाणा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स के बारे में। इसके अलावा इन कैटल्स की आपके पास एक्सोटिक ब्रीड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको फॉरेन ब्रीड्स कहते हैं, जो इंट्रोड्यूस की गई थी आपके पास क्रॉस ब्रीडिंग को करवाने के लिए। जैसे आपके पास आती है यहां पर जर्सी हो गई, होल्स्टीन फ्रीसीन्स होती हैं, उसके बाद अराइशायर्स होती हैं, और उसके बाद आपके पास ब्राउन स्विस होती है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जी, एक्सोटिक ब्रीड्स फॉरेन ब्रीड्स हैं जो आपके पास इंट्रोड्यूस की गई थी, जिनके थ्रू हम क्रॉस ब्रीडिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास वो ब्रीड जो एग्जैक्टली या वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है वो है आपके पास में जर्सी, उसके बाद आती है होल्स्टीन फ्रिएशियन, उसके बाद आती है अरायशायर, और उसके बाद में आपके पास में ब्राउन स्विस। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। आपकी रेफरेंसेस में ये सारी की सारी कोटेशंस मिल जाएंगी, लेकिन याद वही करिएगा जो मैं जितना बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया जी। उसके बाद सेकंड आपके पास आती है दैट इज इंडियन बफेलो। कैटल के बाद में आपके पास आ गई इंडियन बफेलो। तो इंडियन बफेलो के लिए हम नाम जूलॉजिकली लिखते हैं दैट इज बुबैलस बुबैलिस। नाम क्या लिखा गया, बुबैलस बुबैलिस। अब क्या चीज यहां पर ध्यान देनी, याद ये करना है, अगर हम पर्टिकुलर बफेलो के मिल्क को जो हम एग्जैक्टली में उससे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, अगर उसको काउ मिल्क से कंपेयर करिए, तो एग्जैक्टली में जो बफेलो की मिल्क यील्डिंग कैपेबिलिटी होती है, मीन बाय कितना वो एग्जैक्टली में दूध दे सकती है, वो कैपेबिलिटी बफेलो की 3 टाइम्स ज्यादा होती है, 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू अ काउ। अब दूसरी खासियत क्या होती है, जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें आपके पास हायर फैट कंटेंट होती है और मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू अ काउ मिल्क। अब लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हायर फैट कंटेंट है तो ऐसे पर्टिकुलर आपके पास में पेशेंट्स जो हार्ट की डिजीजेस से एग्जैक्टली में अभी त्रस्त होते हैं, उन पर्टिकुलर आपके पास में हार्ट पेशेंट्स को एग्जैक्टली में काउ का मिल्क देना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो लोअर आपके पास फैट कंटेंट वाला होता है, और बफेलो के मिल्क को उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें फैट की कंटेंट की जो है वो आपके पास काउ के मिल्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी आप पक्का से ध्यान दिए। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनको पर्टिकुलर वेट बढ़ाने की आपके पास जरूरत होती है, ऐसे पर्टिकुलर आपके पास पर्संस को या पेशेंट्स को बफेलो मिल्क जो है वो ज्यादा बेटर होती है एज कंपैरिजन टू अ काउ मिल्क। तो ये आपके पास पक्का से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहां से जो पूछी जाती है वो है बेस्ट नोन ब्रीड्स कौन सी हैं इंडियन बफेलो की जो एग्जैक्टली में अवेलेबल है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहली आती है बहुत कॉमन जिसको मुराह कहते हैं, उसके बाद जाफराबादी आती है, उसके बाद नीली आती है, सुरती आती है, महसाना आती है, भाद्रावादी आती है, और आपके पास नागपुरी आती है। मैं फिर से आपके पास में नाम बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कॉमन नोन ब्रीड्स हैं जो आपके पास इंडियन बफेलो की हैं, वो है आपके पास पहली मुराह, दूसरी आपके पास जाफराबादी, तीसरी
दूसरी नीली, फोर्थ आपके यहाँ सूरती, फिफ्थ महसाना, उसके बाद भाद्रावारी और उसके बाद में नागपुरी। ये सभी की सभी आपके पास में इंपॉर्टेंट नोन ब्रीड्स हैं जो इंडियन बफेलो की आती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर लाइव स्टॉक आती है जो है शीप। तो शीप का जूलॉजिकल नेम आती है ओविस एरिस, ओविस एरिस, OVIS और एरिस, ठीक है जी। तो आपके पास शीप की बेसिक रियरिंग जो हम करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसकी वूल के लिए और उसके बेसिकली फ्लैश के लिए, जिसको हम मटन कहते हैं। तो आपके पास शीप जो है मोस्ट कॉमनली हिली ट्रैक्ट्स में ही पाई जाती है, इसके अलावा ज्यादातर ये आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो इस पर्टिकुलर शीप से हम जो मोस्ट कॉमन एक्सट्रैक्ट आउट थिंग कर रहे हैं वो है वूल। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट कॉमनली 4 ब्रीड जो है आपके पास एग्जैक्टली में गुड वूल को आपके पास में देती हैं। तो पहली आती है आपके पास रामपुर बुशहर, ध्यान दीजिएगा, पहली है रामपुर बुशहर, जिससे हमें लॉन्ग कोर्स वूल मिलती है। दूसरी आती है लोही, लोही से हमें गुड क्वालिटी वूल मिलती है, लेकिन साथ में मिल्क भी इससे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तीसरी आती है भाकरावाल, तो भाकरावाल से हम बेसिकली आपके पास अंडर कोट्स फॉर दी शॉर्ट्स बनाने के लिए एग्जैक्टली में वूल एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। फोर्थ आती है आपके पास नली, NALI, नली जो है उससे आपके पास सुपीरियर कारपेट वूल जो है वो एग्जैक्टली में आपको एक्सट्रैक्ट आउट करने को मिलती है। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलने। इसके अलावा शीप की एक्सोटिक ब्रीड्स हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे मरीनो आती है, ये स्पेन से है आपके पास। उसके बाद आती है डॉर्सेट हॉर, ये इंग्लैंड से है आपके पास। उसके बाद सफलॉक, सफलॉक आपके पास इंग्लैंड की है। उसके बाद फोर्थ आती है आपके पास कोरिएडील, और कोरिएडील आपके पास न्यूजीलैंड की है। और ये आपके पास एग्जैक्टली में इंडियन जो ब्रीड्स हैं आपके पास शीप की, उनके साथ में क्रॉस करवाकर एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव कराने की कोशिश की है हमने, चाहे वो वूल की हो चाहे वो मटन की हो। तो ये आपने पक्का से फिर से ध्यान देते हुए चलना है। फोर्थ जो लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है गोट। तो गोट को हम बहुत कॉमनली जूलॉजिकल नेम कहते हैं, दैट इज कैप्रा, कैप्रा, CAPRA। तो कैप्रा, कैप्रा। अब ध्यान दीजिएगा, इस गोट को एग्जैक्टली में पुअर मैन्स काउ कहा जाता है। पुअर मैन काउ क्यों कहा जाता है? जो लोग एग्जैक्टली में आपके पास काउ को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो बकरी खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है? जो आपके पास गोट है, इससे हम बेसिकली सर्टेन फाइबर्स एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, चाहे वो आपके पास उसको कह लीजिए वूली है वो एक तरह के, तो और दूसरा आपके पास मिल्क को भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मिल्क की क्वांटिटी गोट से एक्सट्रैक्ट आउट होती है एज कंपैरिजन टू अ काउ, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन जो आपके पास गोट का मिल्क होता है उसमें पर्टिकुलर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम लैक्टोपेरोक्सीडेज है, लैक्टोपेरोक्सीडेज। और इस पर्टिकुलर लैक्टोपेरोक्सीडेज की मदद से जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं सर्टेनली जो स्टमक में पाए जाते हैं, उनको मारने में मदद मिलती है। मीन भाई अगर आप गोट का मिल्क पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैक्टोपेरोक्सीडेज आपके स्टमक में जाते हुए एग्जैक्टली में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होंगे उनको मारने की वो कैपेबिलिटी रखता है। इस गोट के मिल्क को कॉमनली हम शिवॉन के नाम से जानते हैं, CHEVON, शिवॉन के नाम से जानते हैं। और ये लोअर फैट कंटेनिंग मिल्क होती है, इसीलिए जिन पर्संस को एग्जैक्टली में हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मोस्ट कॉमनली आपके पास गोट का मिल्क जो है वो पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोअर क्वांटिटी ऑफ फैट जो है वो गोट के मिल्क के अंदर आपको मिलती है। अब बहुत कॉमनली आपने पश्मीना के बारे में सुना होगा। तो पश्मीना जो है वेरी फाइन फाइबर है और ये बेसिकली आपके पास वूल है विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कश्मीरी गोट्स। तो ध्यान दीजिएगा, पश्मीना आपके पास में शीप से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करते हैं, ये कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। इट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ गोट, और गोट है आपके पास कश्मीरी गोट्स। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। उसके बाद क्या ध्यान होना चाहिए? कॉमन ब्रीड जो गोट की एज सच में अवेलेबल है, तो वो कौन कौन सी आती है? वो है आपके पास मालाबारी, दूसरी आती है आपके पास गद्दी, तीसरी आपके पास मारवाड़ी, फोर्थ आपके पास बीटल, और फिफ्थ आती है आपके पास जमुनापुरी। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, मालाबारी, सेकंड आपके गद्दी, थर्ड आपके मारवाड़ी, फोर्थ आपके बीटल और फिफ्थ आपके पास जमुनापुरी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सोटिक ब्रीड्स भी गोट की हमारे पास अवेलेबल है, वो है आपके पास एल्पाइन, उसके बाद टॉगेनबर्ग, थर्ड आती है आप सानेन, और फोर्थ आती है आपके पास अनगोरा। ध्यान दीजिएगा, अनगोरा के ऊपर क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अनगोरा जो है वो एक्सोटिक वैरायटी है, ब्रीड है आपके पास गोट की। तो ये आपको पक्का से सारी की सारी चीजें एज सच में ध्यान होनी चाहिए। अब उसके बाद आपके पास ये लाइव स्टॉक के बारे में हो गया। तो लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री में बेसिक आपके पास में जो एग्रीकल्चरल ब्रांच है वो लाइव स्टॉक की आपके पास रियरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग
हाउसकीपिंग और उसकी हेल्थ के बारे में निगरानी रखने के लिए आपके पास जरूरी है, ताकि इन सभी लाइव स्टॉक्स का मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकें और क्वांटिटी ऑफ फूड को एग्जैक्टली में बढ़ा सकें बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो ये आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आती है मोस्ट कॉमनली जिसको हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए यहां से भी कई बार आज की डेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में एग्जैक्टली में हम डेयरिंग जो है वो एग्जैक्टली में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली में होगा क्या, इसको फार्म मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, कई बार डेयरी फार्म मैनेजमेंट नहीं लिखा होगा, फार्म मैनेजमेंट ही लिखा होगा। तो यहां पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड और साइंटिफिक हैंडलिंग कर रहे हैं हम फार्म एनिमल्स की इन देयर रियरिंग, ग्रूमिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग in order to have the maximum utilization of these particular आपके पास एनिमल। और यहां डेयरी फार्म आपके पास मैनेजमेंट के दौरान में हम इंक्रीज कर रहे हैं यील्ड और इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ मिल्क के बारे में। तो देखिएगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, उन्हीं आपके पास एनिमल्स का हम एग्जैक्टली में रियरिंग, फीडिंग या आपके पास हाउसिंग या उनकी हेल्थ केयर बात करेंगे, जिनसे आपको या तो मिल्क मिल रही है या मिल्क के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर जो आपके पास एग्जैक्टली में डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा क्योंकि हमें तो क्वांटिटी बढ़ानी है, मीन बाय यील्ड को बढ़ाना है, क्वांटिटी को बढ़ाने के साथ में क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां पर जो फार्म मैनेजमेंट के अंदर पहला स्टेप जो इन्वॉल्व होती है वो है आपके पास सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड हैविंग द हाई यील्ड पोटेंशियल combined with resistance to diseases is very important। ध्यान दीजिएगा आप उसी ब्रीड को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहां पर जो हाई यील्डिंग पोटेंशियल वाली हो, जो है रेजिस्टेंस टू द डिजीजेस शो करती हो। सेकंड आती है आपके पास कैटल्स, जो यहां पर है उनको आपके पास उनका रखरखाव रखना बहुत ज्यादा आपके पास में जरूरी हो जाता है, उनको प्रॉपर वाटर मिलना जरूरी हो जाती है और उनको डिजीज फ्री मेंटेन करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन किया जाए। तीसरा आपके पास उनकी फीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मीन बाय आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द फॉडर, जो उनका खाने पीने का आपके पास चीजें होती हैं, उनको साइंटिफिक मैनर के थ्रू एग्जैक्टली में उनकी फीडिंग करना जरूरी है, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जो उसकी फॉडर है उसको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में वही दिया जाए जो साइंटिफिक अप्रोच के दौरान में देना चाहिए, ताकि मैक्सिमम यील्ड उनसे हमें मिल सके। इसके अलावा प्रॉपर सैनिटाइजेशन को मेंटेन करना, उनकी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो आपके पास स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का होता है उनको बहुत अच्छे से करना जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं यील्ड को बढ़ाया जा सके और क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास में आपको पता होना चाहिए जो आपके पास डेयरी फार्म मैनेजमेंट से हमें रिलेट करते हुए मिलते हैं। तो हमें पहले ही पता है कि काऊ हो गई जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था, इसके अलावा आपके पास जो बफेलोज हो गई, गोट हो गई, जिनसे हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करते हुए हमें दिखाई पड़ेगा। चलिएगा उसके बाद आती है आपके पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा पोल्ट्री में होता क्या है, इट इज बेसिकली रियरिंग ऑफ द डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, या आज की डेट में हम बर्ड्स की जगह पर एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज डोमेस्टिकेटेड फाउल्स अलोंग, फाउल्स का मतलब डोमेस्टिकेटेड फाउल हुए चिकन्स, ठीक है। तो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, डक्स, गीज, टर्की, गुएनिया पिग्स, गुएनिया फाउल्स, पिजन्स एटसेट्रा। ध्यान दीजिएगा पोल्ट्री में हम बेसिकली किन चीजों का पालन पोषण करने की कोशिश करेंगे, जो आपके डोमेस्टिकेटेड वर्ड है। डोमेस्टिकेटेड वर्ड में हमारे पास कॉमन आ गए डोमेस्टिकेटेड फाउल, जिसमें चिकन्स आ गए, डक्स आ गई, गीज आ गई, टर्की आ गई, गुएनिया फाउल्स आ गए, पिजन्स आ गए। ये सभी के सभी एग्जैक्टली आपके पास पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का आपके पास पार्ट आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं तो सारी चीजें तो फिर से याद नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पोल्ट्री बर्ड जो होते हैं उनको एक्सक्लूसिवली ग्रो किया जाएगा एग्जैक्टली में, या उनकी रियरिंग की जाएगी कुछ उनसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। अब उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम जो है वो आपके पास दिए हुए हैं, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स विच आर बीइंग एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर द मीट, उनके मीट के लिए ही एग्जैक्टली में पोल्ट्री बर्ड को आपके पास उनकी रियरिंग की जाती है। तो उसके लिए वर्ड यूज की जाती है दैट इज ब्रॉयलर्स, BROILER, ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर बेसिकली आपके पास में है, बहुत कॉमन इसमें एग्जांपल आती है दैट इज द प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक एक आपके पास में अमेरिकन ब्रीड है
जो आपके पास बेसिकली उसको ग्रो किया जाता है उसके मीट के लिए ही। सेकंड आते हैं आपके पास जिसके लिए वर्ड यूज की जाती है एक्सक्लूसिवली, जो आपके पास बर्ड होंगे जो एग प्रोडक्शन में आपके पास में यूटिलाइज किए जाते हैं, उसके लिए वर्ड एग्जैक्टली में जो डिफाइन की जाती है वो है लेयर्स, LAYERS, लेयर्स। तीसरे, पोल्ट्री बर्ड की एक्सक्लूसिवली आपके पास रियरिंग की जाती है यंग मेल फाउल की ग्रोथ के लिए। यंग मेल फाउल ज्यादा चाहिए तो उसके लिए उसकी रियरिंग की जा रही है पोल्ट्री बर्ड्स की, तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो हम आज की डेट में यूज करते हैं वो है कॉकरेल्स, COCKERELLS, कॉकरेल्स। फोर्थ आती है आपके पास मैच्योर मेल फाउल, आपके पास उनकी रियरिंग एक्सक्लूसिवली की जा रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज रूस्टर, ROOSTERS, रूस्टर्स। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। बहुत सारे आपके पास सम पोल्ट्री ब्रीड्स आती हैं जो आगे कुछ आपके इंडिजिनस है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, एशियाटिक है, ये सारी की सारी बहुत सारी हैं, तो आप सभी की सभी तो याद नहीं रख पाएंगे, तो मैं इसके बारे में आपको डिस्कस भी नहीं करते हुए दिखाई पड़ूंगा। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल आपने पक्का से याद रखना है, वो है जिसको मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, जो आपके पास पोल्ट्री बर्ड एक्सक्लूसिवली ग्रो किए जाते हैं मीट के लिए, जिनको हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, जिसमें एग्जांपल आती है प्लाईमाउथ रॉक की, जो आपके पास एक अमेरिकन ब्रीड है, ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। दूसरा, कभी कभार एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, वो है लेग हॉर्न ब्रीड के बारे में, और तीसरी एंडुलिसियन फाउल्स के बारे में। ये एक मेडिटेरेनियन आपके पास ब्रीड्स हैं, मेडिटेरेनियन ब्रीड्स हैं, ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे तो भी बढ़िया है, नहीं पूछेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इतनी सारी चीजें यहां से क्रैम आउट कर रखने पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब एक और क्वेश्चन जो यहीं से रिलेट कर आज की डेट में पूछा जा रहा है वो है पोल्ट्री डिजीजेस के बारे में। देखिए, पोल्ट्री डिजीज जो बहुत कॉमन एक वायरल डिजीज है जो पोल्ट्री बर्ड्स में पाई जाती है, जिसको न्यूकासल डिजीज कहते हैं, ये रानीखेत कहते हैं। देखिएगा, रानीखेत या आपके पास न्यूकासल डिजीज बिल्कुल वैसी ही डिजीज है जैसे आपके पास ह्यूमन के अंदर इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड होता है, जिसमें आपके बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं, कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, या अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो ये आपके पास इसी पर्टिकुलर पोल्ट्री बर्ड्स में हो सकती हैं। तो पोल्ट्री बर्ड्स में जो डिजीज एग्जैक्टली वायरल ओरिजिन की हो रही है उसको रानीखेत या न्यूकासल डिजीज कहते हैं, ये बहुत कॉमन डिजीज है। इसके अलावा सेकंड डिजीज के बारे में भी आपने सुना होगा जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। तो बर्ड फ्लू बहुत कॉमनली अगेन वायरस आपके पास जिसके थ्रू ये डिजीज हुई, जिसको H5N1 कहते हैं। H5N1 वायरस के थ्रू बर्ड फ्लू फैला, जो आपके पास बिल्कुल रिजेंबल करता है इन्फ्लुएंजा से, लेकिन एग्जैक्टली में इसमें चिकन से ट्रांसमिशन हो सकती है इस वायरस की इनटू अ ह्यूमन बीइंग्स, इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस बताई जाती है। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। दो चीजें अगर आपको याद रह जाए, एक रानीखेत या न्यूकासल डिजीज और सेकंड आपके बर्ड फ्लू, तो मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी डिजीज आती हैं, जैसे इन्फेक्शियस कोराइजा आती है, कोकिडियोसिस आती है, एस्परजिलोसिस आती है, माइकोसिस आती है, टिक फीवर आता है। ये बहुत सारी डिजीज सारी की सारी आपको पोल्ट्री जो आपके पास डिजीज है वो याद नहीं होंगी, लेकिन फिर भी रानीखेत या न्यूकासल डिजीज, दूसरी आपके बर्ड फ्लू, आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके पास पोल्ट्री डिजीजेस बहुत कॉमन है जो आपके पास नेचर में आज की डेट में अवेलेबल। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके पास पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आते हैं वो कौन कौन से हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने पर्टिकुलर ऊपर देखा था। तो पहला आता है आपके पास सिलेक्शन करना डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड की, दूसरा आपके प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस का होना, तीसरा आपके प्रॉपर फीडिंग और वाटर का होना, और फोर्थ आपके पास वही हाइजीन एंड हेल्थ केयर को मेंटेन करना इन पोल्ट्री बर्ड्स की। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलेगा, ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद आती है आपके पास एनिमल ब्रीडिंग, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। देखो, अब एनिमल ब्रीडिंग का पर्पस क्या है, पहली तो इंपॉर्टेंट थिंग आ गई कि एनिमल ब्रीडिंग करवा क्यों रहे हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग की बेसिक एम है आपके पास प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, एग, मीट और वूल को एग्जैक्टली में लेकर आना। तो ध्यान दीजिएगा, एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मिल्क की, एग की हो गई, मीट की हो गई, वूल की, मीन बाय जो भी एनिमल से एज सच में प्रोडक्ट आपको मिलती है
उसकी पर्टिकुलर डिजायरेबल आपको क्वांटिटीज का मिलना और उसकी क्वालिटी जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट की है उसको मेंटेन करने की हम एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू एग्जैक्टली में कोशिश करते हैं। अब हम बड़ी जगह पर एक वर्ड को डिस्कस करते रहे कि ब्रीड्स होते हैं बहुत सारे, तो ब्रीड होता क्या है एग्जैक्टली? तो ब्रीड क्या होता है? इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एनिमल, जरा ध्यान दीजिएगा यहां वर्ड भी लिखा हुआ है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब हुआ जो आपके पास में पूर्वज होते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हुए आपके पास ग्रुप ऑफ एनिमल है, एंड दे आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक द जनरल अपीयरेंस। सेकंड आपके पास दी इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। मीन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच इज बीइंग रिलेटेड बाय अ डिसेंट, और उन सभी एनिमल ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर कुछ ना कुछ जनरल अपीयरेंस जो है वो आपके पास कॉमन मिलती है, फीचर कॉमन मिलते हैं, साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ऐसी चीजों को हम ब्रीड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, जो आपके पास एनिमल ब्रीडिंग है वो दो तरह की है, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग दो तरह की कौन सी है? एक जो नेचर में पहले से खुद से हो रही है जिसको हम नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग का पहला पार्ट आता है नेचुरल ब्रीडिंग, और दूसरा पार्ट आती है आपके पास दैट इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में एग्जैक्टली में कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस या कंट्रोल ब्रीडिंग आपके पास कंडीशंस में ही एग्जैक्टली में ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करेंगे बिटवीन द एनिमल। नेचुरल ब्रीडिंग में एग्जैक्टली में जो ब्रीडिंग हो रही है वो नेचर में पहले से खुद से हो रही होती है, यहां पर कोई भी एंथ्रोपोजेनिक कॉज या मैन मेड कोई भी इंटरफेरेंस एज सच में अवेलेबल नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास में एग्जैक्टली में एनिमल ब्रीडिंग है जो आपके पास नेचुरल वाली है वो दो तरह की है, एक आपके पास इन ब्रीडिंग और दूसरी आपके पास आउट ब्रीडिंग। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां वर्ड भी लिखा हो, इन ब्रीडिंग जो है ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। किसके बीच में ब्रीडिंग होने वाली है? यहां पर जो एनिमल हैं जो आपके पास सेम ब्रीड के हैं उन्हीं के बीच में एग्जैक्टली में मेटिंग होने वाली है। और आउट ब्रीडिंग में एग्जैक्टली में आपके पास डिफरेंट ब्रीड्स हैं जिनके बीच में क्रॉसिंग होगी। अब ये भी आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एनिमल ब्रीडिंग को जब हमने एग्जैक्टली में दो पार्ट में डिफाइन किया था, तो इन ब्रीडिंग के एग्जैक्टली में आपके पास फर्दर कोई क्लासिफिकेशन एज सच में अवेलेबल नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप, बट द आउट ब्रीडिंग इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। One is the out crossing, second is the cross, and third is the interspecific hybridization. जो आपके पास इनब्रीडिंग का मेथड है उसके अंदर एग्जैक्टली में क्या हुआ, मेटिंग करवाई गई है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में विद इन द सेम ब्रीड। ध्यान दीजिएगा, इनब्रीडिंग में ब्रीड जो है वो डिफरेंट नहीं होने वाली है, सेम ब्रीड रहेगी। कितने के लिए? आपके पास 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन के लिए आपके पास क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स होंगे सेम ब्रीड के, उनके बीच में मेटिंग करवाई जाएगी। मीन बाय आपके पास जो एंसेस्टर्स होंगे वो हमेशा कॉमन रहेंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस आपके पास नहीं होने वाला है। लेकिन आउट ब्रीडिंग में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? आपके पास अनरिलेटेड जो एनिमल्स होंगे आपके पास सेम और डिफरेंट ब्रीड के, जहां पर आपके पास कॉमन एंसेस्टर आपका नहीं होगा, 4 to 6 जनरेशन के लिए उनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाएगी। अब देखिएगा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग से नुकसान या फायदा क्या हो रहा है? देखो, इन ब्रीडिंग से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है क्योंकि आपके पास क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है, सेम ही ब्रीड है, तो आने वाली जनरेशन में कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी। प्योर लाइंस को एक्सट्रैक्ट आउट करना अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा आसान होगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास में सेम ब्रीड को हम यूटिलाइज करते रहेंगे 4 to 6 जनरेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो विगर होगा, कहीं ना कहीं जो एग्जैक्टली में पर्टिकुलरली जो स्ट्रेंथ होगी किसी एनिमल की, वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि 4 to 6 जनरेशन के बाद में इन ब्रीडिंग से एक नुकसान होता है जिसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, जो हाइब्रिड्स होंगे वो कहीं ना कहीं इंफीरियर होना शुरू हो जाएंगे एज कंपैरिजन टू देयर ब्रीड, आपके पास पेरेंट्स, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो हाइब्रिड्स होने चाहिए वो ज्यादा सुपीरियर होना चाहिए एज
एज कंपैरिजन टू द पेरेंट्स। तो 4 to 6 जनरेशन के बाद में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है अगर इनब्रीडिंग टेक्निक को ही फॉलो करते रहेंगे। लेकिन उसका एक फायदा ये भी है कि कहीं ना कहीं प्योर लाइंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इनब्रीडिंग से आप कर सकते हैं। आउटब्रीडिंग में क्योंकि अनरिलेटेड एनिमल्स हैं सेम या डिफरेंट ब्रीड के, जहां पर कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं 4 से 6 जनरेशन के लिए, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपके पास ज्यादातर आएगी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आती ही नहीं है। लेकिन प्योर लाइंस को यहां पर मेंटेन करना मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि एग्जैक्टली में आपके पास कॉमन एंसेस्टर्स होंगे ही नहीं। तो ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स आपके पास आउटब्रीडिंग में आती हैं। लेकिन आउटब्रीडिंग ज्यादा फायदेमंद है एज कंपैरिजन टू इनब्रीडिंग, क्योंकि इनब्रीडिंग से एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रही थी, और इनब्रीडिंग जब डिप्रेशन आ रही थी, जो हाइब्रिड था आपके पास में वो कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी शो कर रहा था एज कंपैरिजन टू द पेरेंट्स। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। ये अगली स्लाइड के ऊपर भी मैंने डिक्टेट किया हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिएगा जरा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है, क्या है? कंटिन्यूड ब्रीडिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड इवन द प्रोडक्टिविटी। मीन बाय जो हाइब्रिड है वो पेरेंट से सुपीरियर है ही नहीं है, तो आपके पास जो फर्टिलिटी की पावर होगी या आपके पास प्रोडक्टिविटी की पावर होगी, क्योंकि हम यहां पर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 4 to 6 जनरेशन के बाद में कमी आती जाएगी, फर्टिलिटी में कमी आती जाएगी, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उसी के लिए एग्जैक्ट वर्ड हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को यूज करते हैं। अब देखिएगा, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, तो हम बहुत कॉमनली एग्जैक्टली में आउटब्रीडिंग की टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आउटब्रीडिंग के अंदर एग्जैक्टली में एक टेक्निक है जिसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इस टेक्निक को बहुत कॉमनली हम यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है कि फर्टिलिटी की पावर और प्रोडक्टिविटी की पावर कम हो गई है, तो आपके पास इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एग्जैक्टली में क्या किया जाता है, ब्रीडिंग पॉपुलेशन में मेटिंग करवाई जाती है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स की ऑफ द सेम ब्रीड। मीन बाय सेम ब्रीड के आपके पास सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास उनके बीच में मेटिंग करवाएंगे, ताकि फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जा सके और यील्ड को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके, जो एग्जैक्टली में कमी आ रही है। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत कॉमनली हम क्रॉस ब्रीडिंग की मदद लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, देखिएगा, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स व्हिच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स, और between different breeds, that is cross breeding, और different species, that is interspecific hybridization। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। देखो क्या होगा, यहां पर आपके पास में जो आउटब्रीडिंग है वो 3 तरह की लिखी है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है वर्ड, अगर ब्रीडिंग जो है वो आपके पास में वर्ड लिखा हुआ है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड है लेकिन अनरिलेटेड एनिमल्स हैं, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज पर्टिकुलरली दी आउट क्रॉसिंग। अब दूसरा सेकंड आता है क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में आपके पास एग्जैक्टली में डिफरेंट ब्रीड हो जाएंगे, यहां पर आपके पास जो थे यहां पर सेम ब्रीड थे। जब डिफरेंट ब्रीड हो जाएंगे तो हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग हैपन हो रही है, और जब डिफरेंट स्पीसीज ही हो जाएंगे तो हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं, मैंने फिर भी आपको डिफाइन कर बताया। देखिए आउट क्रॉसिंग क्या होती है, इट इज इन दिस प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री फॉर 4 to 6 जनरेशन। मीन बाय कोई भी डिसेंट जो है वो कॉमन है ही नहीं है, तो फीचर एग्जैक्टली में आपके पास हाइब्रिड में कभी कॉमन आएंगे ही नहीं, वो भी टोटली डिफरेंट होने वाली है। तो यहां पर जो ऑफस्प्रिंग का कहा जाता है वो है आउट क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, जो भी हाइब्रिड आपके पास आएगा ये एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग आएंगे, उनको हम आउट क्रॉस से नाम से जानते हैं। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी भी एग्जैक्टली में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहीं ना कहीं आ सकता है। प्योर लाइंस अभी भी आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि एंसेस्टर आपके पास कॉमन नहीं है, तो अच्छा क्रॉस नहीं है। इवन दो आपके पास में ये किया जाता है, लेकिन ज्यादा बढ़िया एग्जैक्टली में ये क्रॉस होता ही नहीं है, तो ये आपको पक्का से पता होना चाहिए। दूसरी आती है क्रॉस ब्रीडिंग। आज की डेट में एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल ब्रीडिंग के अंदर इस क्रॉस को सबसे कॉमन किया जाता है। क्यों किया जाता है जरा ध्यान दीजिए, क्या लिखता है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सुपीरियर मेल एक ब्रीड का
और सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड की उनको मेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो हाइब्रिड होगा उसमें आपके पास सुपीरियर ही कैरेक्टर एज सच में ट्रांसफर होकर आएंगे और वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो आप डिजायरेबल क्वालिटीज और क्वांटिटीज किसी हाइब्रिड में चाहते हो या ऑफरिंग में चाहते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास सुपीरियर मेल है, उसकी खासियत है कि मसल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, डिजीज फ्री वो रहता है, और फीमेल आपके पास जो सुपीरियर वाली आपने सिलेक्ट की है उसकी हाई यील्डिंग आपके पास मिल्क की कैपेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज जो है ऑफरिंग में भी आने की टेंडेंसी होगी, तो सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्शन वैल्यू जो होंगी वो भी ज्यादा होंगी और क्वालिटी जो है वो भी ज्यादा बेटर हो सकती है। तो आज की डेट में क्रॉस ब्रीडिंग सबसे ज्यादा कॉमन किया जाने वाला प्रोसीजर है, ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल के बारे में पूछा जाता है जो है आपके पास हिसार डेल। तो हिसार डेल जो है वो न्यूअर ब्रीड है आपके पास शीप की विच इज बीन डेवलप्ड इन द पंजाब बाय क्रॉसिंग अ बीकानेरी एव्स एंड द मरीनो रैम्स। ध्यान दीजिएगा, हिसार डेल क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार हुई, पंजाब के अंदर इसको डेवलप किया गया है और क्रॉसिंग करवाई गई है यहां पर बीकानेरी एव्स और मरीनो रैम्स के बीच में। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास नेचुरली ये कहीं ना कहीं अवेलेबल एज सच में होती ही नहीं है, ये भी आपने ध्यान देना है। बहुत ही रेयरेस्ट आपके पास आउटब्रीडिंग टेक्निक है जहां पर आपके पास मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर मेटेड। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज से आप बेसिकली कहीं ना कहीं मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टराइल आपके पास हाइब्रिड तैयार हो, जो ऑफरिंग होगा वो कहीं ना कहीं स्टराइल होता है, ये आपके पास अच्छा मेथड नहीं है। इसीलिए आपके पास यहां पर एक बहुत कॉमन एग्जांपल भी पूछी जाती है म्यूल के बारे में। तो म्यूल जो है वो आपके पास एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। डंकी और हॉर्स के बीच में यहां पर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में आपके पास मीटिंग करवाई गई थी, जिससे आपके पास जो ऑफरिंग तैयार हुआ उसको म्यूल कहा। वो म्यूल आपके पास स्टराइल है, फर्टाइल पावर उसमें है ही नहीं है, कैपेबिलिटी उसमें एसेस में है ही नहीं है कि यील्ड बढ़ा सके। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से नुकसान ज्यादा है। क्रॉस ब्रीडिंग सबसे ज्यादा कॉमन किया जाने वाला आज की डेट का प्रोसीजर है जो एनिमल ब्रीडिंग के अंदर किया जाता है, जहां पर आपके पास एक पर्टिकुलर ब्रीड का सुपीरियर मेल और दूसरी पर्टिकुलर ब्रीड की सुपीरियर फीमेल हम सेलेक्ट कर एग्जैक्टली में मेटिंग करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया, हिसार डेल आपको याद होनी चाहिए। चलिए ये भी क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखते हैं यहां पर आपके पास आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग आपके पास कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हम बहुत कॉमनली दो टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। एक को लिखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरे को लिखते हैं MOET दैट इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर। अब देखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब हुआ सीमेन जो है सुपीरियर मेल का हम कलेक्ट करेंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ सेलेक्टिव फीमेल विद द डिजायरेबल ट्रेट्स। ऐसी फीमेल जो हमने पहले से सिलेक्ट की होगी जिसमें हमें पता है कि ये डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए वो है, उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर एग्जैक्टली में हम सुपीरियर मेल का सीमेन जो है वो डिपॉजिट कराने की कोशिश करेंगे उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ताकि पर्टिकुलर जब फर्टिलाइजेशन हो तो उसकी वजह से जो एग्जैक्टली में बाद में जाकर एग्जैक्टली में जो आपको ऑफस्प्रिंग्स मिले वो ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के हों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ हम एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं जिसको मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर कहा जा रहा है। अब इस टेक्निक में हम करते क्या है, जरा देखिए, कैटल्स हैं या काउज होती हैं, उनकी पर्टिकुलरली आपके पास में चांसेस ऑफ आपके पास हाइब्रिड प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। मीन बाय जो जाइगोट्स बने वो कहीं ना कहीं ज्यादा बने, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हम क्या करते हैं, जरा यहां पर देखिए, जिस पर्टिकुलर काउ को हम सिलेक्ट करेंगे इस मेथड के लिए, उसके बॉडी के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा उसको आपके पास इंजेक्ट कराने की कोशिश करेंगे ताकि फॉलिकुलर जो मैचुरेशन हो, फॉलिकल्स जो बने उसकी बॉडी के अंदर वो ज्यादा हो और उसी ज्यादा होने की वजह से वो सुपीरियरली ओवुलेट करना शुरू करें। तो सुपर ओवुलेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुपर ओवुलेशन के दौरान में एक साइकिल में आप एस्ट्रा साइकिल कहते हैं उसको, जो एनिमल्स के अंदर चलती है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं, एस्ट्रा साइकिल के दौरान में आपके पास एक साइकिल के दौरान में 6 to 8 एग्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं।
तो उस पर्टिकुलर आपके पास में जो काऊ होगी, जो सुपर ओवुलेट कर रही होगी, उसको कहीं ना कहीं दो चीजों के साथ में हम टेंडेंसी फॉलो करने की कोशिश करें। या तो उसी पर्टिकुलर काऊ को हम मेट करवा देंगे सुपीरियर बुल के साथ में, या तो आपके पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक फॉलो करेंगे। दोनों से सेम चीज होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एम्ब्रियो जो है आपके पास जब 8 to 32 सेल स्टेज का आपके पास में उस काऊ की बॉडी के अंदर, फीमेल काऊ की बॉडी में तैयार हो जाएगा, तो उस एम्ब्रियो को हम 8 to 32 सेल स्टेज के बीच में रिकवर कर लेंगे और आपके पास में एक सरोगेट मदर, जिसको पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट करना है कि उसके अंदर पर्टिकुलर एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं उस बच्चे की ग्रोथ हो, ऑफस्प्रिंग की ग्रोथ हो, जाइगोट की ग्रोथ हो, उस पर्टिकुलर मदर की बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के बाद में आपको फायदा क्या हो, जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सुपीरियर ओवुलेशन से 6 to 8 आ गए थे, मीन बाय जाइगोट भी कितने बनेंगे, 6 to 8 बनेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास सरोगेट मदर 6 to 8 अवेलेबल है तो एज सच में पूरी तरह से आप उन 6 to 8 एग्जैक्टली में काउस का, फीमेल काउस का यूज कर सकेंगे, उनके यूट्रस का यूज कर सकेंगे, ताकि आपके पास में सुपीरियर कैरेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग जो है वो ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जो काऊ आपने बेसिकली जो शुरुआत में यूटिलाइज किए थे, जिसके डिजायरेबल कैरेक्टर आपको चाहिए थे, वो एक ही बार एग्जैक्टली में आपने यूटिलाइज की है और उससे 6 to 8 एग पर साइकिल आपने एज सच में फॉर्म करवाए हैं और उन्हीं के बीच में आपने कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन का फंडामेंटल फॉलो किया। एम्ब्रियो जब आपके 8 to 32 सेल स्टेज का आ गया तो उस एम्ब्रियो को रिकवर करने के बाद में आपने सरोगेट मदर्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, वहीं पर डेवलपमेंट होगी ऑफस्प्रिंग की और आपको बेसिकली वो ऑफस्प्रिंग सुपीरियर कैरेक्टर वाला आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ समय के लिए सरोगेट मदर अवेलेबल नहीं है तो आप उस एम्ब्रियो को जो आपने रिकवर किया होता है उसकी क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन का बहुत कॉमन यूज किया जाता है 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ताकि एम्ब्रियो जो है उसके बीच में क्लीवेज ना हो और वो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेकआउट ना कर जाए जब तक आपके पास सरोगेट मदर एज सच में अवेलेबल नहीं होती है। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद अगला चीज आती है आपके पास, दैट इज बी कीपिंग के बारे में, या आप बहुत कॉमन जिसको पढ़ते हैं दैट इज एपीकल्चर के बारे में। तो एपीकल्चर में आपने ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, आपने क्या याद रखना है, यहां पर बेसिकली रियरिंग, मैनेजमेंट और केयर कर रहे हैं हम हनी बीज की फॉर ऑब्टेनिंग द टू प्रोडक्ट, वन इज द हनी एंड सेकंड इज द बी वैक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इंडियन जो कॉमन आपके पास हनी बी है जो आपके पास अवेलेबल है वो है आपके पास एपिस इंडिका। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इन इंडिया इज एपिस इंडिका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं जिससे आप सक्सेसफुल एपीकल्चर या बी कीपिंग कर सकते हैं, वो है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बीज। सेकंड आपका सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, छत्ते जो होते हैं इन मक्खियों के। उसके बाद कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स। फोर्थ आपके पास मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। उसके बाद आपका हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। And last point is keeping beehives in crop yield during flowering period increases pollination efficiency and improves the yield। ये सारे के सारे पॉइंट अगर आपको ध्यान रहे तो एपीकल्चर से कहीं ना कहीं आप फायदा उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं यील्ड वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है बी वैक्स की और हनी की। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। उसके बाद फिशरीज आती हैं, तो फिशरीज आपके पास एक इनलैंड फिशरीज आती है, ध्यान दीजिएगा, इनलैंड फिशरीज होती हैं जहां पर फ्रेश वाटर ही फिशेज की रियरिंग और उनकी मैनेजमेंट की जाती है। एज सच अगर फिशरीज वर्ड यूज किया जाता है तो वहां पर ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को आपके पास डील करती है, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हम फिशरीज यूज करते हैं। लेकिन इनलैंड फिशरीज जो होते हैं INLAND, वो फिशरीज हम वर्ड यूज करते हैं जहां पर रियरिंग और मैनेजमेंट की जाती है सिर्फ फ्रेश वाटर फिशेज के बारे में ही। तो ये भी पक्का से चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिएगा, जो आपके पास फ्रेश वाटर फिशेज है जो बहुत कॉमन है और जो आपके पास एडिबल होती है वो है आपके पास कैटला हो गई, रोहू हो गई और कॉमन क्रैब्स होते हैं जिनको बहुत कॉमनली एज सच में एडिबल फ्रेश वाटर में आपको मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में जो एडिबल आपको स्पीसीज मिल जाती हैं वो है आपके फिशेज की, दैट इज कैटला, रोहू और कॉमन क्रैब आती है जिसको हम बहुत कॉमन खाते हैं। उसके बाद आती है मरीन वाटर के अंदर रहने वाली फिशेज जो एडिबल होती है, वो है आपके हिल्सा आती है, सार्डिन्स आती है, मैकरेल्स आती है और पॉम्फ्रेट्स आती है। पॉम्फ्रेट आपके पास एक एक्सोटिक स्पीसीज है जो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर, ये भी आपको पक्का से पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो आपके पास में एक तरह से मैनेजमेंट और रियरिंग जो है आपके पास
फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, इसके लिए वर्ड यूज की जाती है। ध्यान दीजिएगा, फिशेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फिशरीज होती है ये दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं एक्वाकल्चर है और दूसरे को बोलते हैं पिसीकल्चर है। अब ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है, जरा देखने की कोशिश करिए। पिसीकल्चर में क्या होगा, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फिश एंड सेलिंग इट और यूजिंग इट्स प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज। फिश कैन बी ग्रोन बोथ इन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। अब देखिएगा, पिसीकल्चर में हमने फिशेस के अलावा किसी और एक्वेटिक एनिमल के बारे में बात नहीं की है, लेकिन एक्वेटिक आपके पास या एक्वाकल्चर के अंदर हम एक्वेटिक एनिमल की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, उनकी सेलिंग के बारे में करेंगे या उनके कमर्शियल यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मीन बाय एक्वाकल्चर में फिशेस भी आ जाती हैं और सर्टेन अदर आपके पास एक्वेटिक एनिमल जो आपके पास खाने के काम आते हैं, सेलिंग के काम आते हैं, कहीं ना कहीं उनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन की जाती है। तो ये सभी के सभी, जैसे आपके पास ये आ गए श्रिम्प्स होती हैं, क्रैब्स होते हैं, फिशेस होती हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, या अदर आपके पास जो एक्वेटिक एनिमल है जो आपके पास यूटिलाइज किए जा सकते हैं, उनकी रियरिंग की जा सकती है, उनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। तो फिशरीज की दो ब्रांचेस आती हैं, एक पिसीकल्चर, एक एक्वाकल्चर। पिसीकल्चर में हम रियरिंग और मैनेजमेंट सभी की सभी करेंगे, सिर्फ फिशेस की। एक्वाकल्चर में एक्वेटिक एनिमल, चाहे वो फिश हो, चाहे क्रैब्स हो, लॉबस्टर्स हो, सर्टेन अदर आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स हो। तो आज की पर्टिकुलर जो चीजें हैं आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए। इसके बारे में एक लेक्चर हमारे पास और अवेलेबल होगा क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली, जो हम कल डील करेंगे, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डील करेंगे। तो ये आपको पक्का से ध्यान रखने की कोशिश करनी है।